कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 4। कनक खामोशी से बैठी विंडो के बाहर देख रही थी। तभी वंश ने कनक की तरफ एक ब्लैक फाइल करते हुए कहा, इसे पकड़ो और साइन करो। वंश की बात सुन कनक उस फाइल को देख वंश की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। कनक ने डरते हुए वंश से पूछा, इस फाइल में क्या है सर? वंश ने कनक को देखते हुए अपने रूड आवाज़ में कनक से कहा, इस फाइल में हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर है। वंश की बात सुन कनक हैरान हो गई। कनक ने हैरानी से वंश से पूछा, आपका कहने का मतलब है मेरी और आपकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट? लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप मुझ पर दया करके मुझसे शादी करें। कनक की बात सुन वंश ने कनक से कहा, मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रहा। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो मैं सोसाइटी को क्या जवाब दूंगा कि तुम मेरी क्या लगती हो? मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाकर तो नहीं रख सकता। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है जिससे तुम सोसाइटी को यह बता सको कि तुम मेरे घर में क्यों रह रही हो? तो बताओ। कनक ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं एक केयरटेकर की तरह आपके साथ रह सकती हूँ, आपकी असिस्टेंट बनकर भी रह सकती हूँ। मैं तब तक आपके साथ रहूँगी जब तक मैं खुद को इनोसेंट प्रूफ ना कर लूँ। कनक की बात सुन वंश ने कनक से पूछा, तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें अपने घर में रख रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहले बताया है कि मैं कोई चैरिटी नहीं करता। मेरा तुमसे कोई फ़ायदा होना चाहिए, तभी मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा, वरना वंश इससे आगे कुछ कहता। तभी कनक ने कहा, आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करना चाहती। मैंने कभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का नहीं सोचा था। मेरे अपने कुछ सपने हैं, मैं उन सपनों को पूरा करके आपसे शादी करूँगी। कनक की बात सुन वंश कनक को घूरते हुए कनक से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? मैं यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करना चाहता था। हम दुनिया के सामने हस्बैंड वाइफ रहते, लेकिन अपने घर और एक कमरे में अजनबी की तरह रहते। मुझे तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं एक इज्जतदार लड़की से शादी करना चाहूँगा, ना कि तुम जैसी। वंश की बातें कनक को कांटे की तरह चुभ रही थी। कनक की आंखें आंसुओं से भरी थी। कनक अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह जिस वंश राय सिंघानिया से शादी करने का सपना देखती थी, आज उस वंश राय सिंघानिया ने उसे यह कह दिया कि वह उस जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता है जो सिर्फ दुनिया के लिए होगी। कनक के सारे सपने टूट रहे थे, वह अंदर से भी टूट रही थी। वंश जो उसकी हिम्मत हुआ करता था, उसकी ताकत था, आज उसी वंश की बातें उसे अंदर से तोड़ रही थी। वंश ने कनक को देखते हुए कनक से कहा, मैं कोई भी काम बिना एग्रीमेंट के नहीं करता, क्योंकि लोग अपनी बातों से बहुत जल्दी पलट जाते हैं। क्या पता तुम किसी की बात सुनकर अपनी बातों से पलट जाओ। तो मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, जो होता हूँ सामने होता हूँ। तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगी, और अगर तुमने वैसा करने से मना किया तो तुम्हें मुझे 1 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या तुम्हें यह मंजूर है या नहीं? वंश की बात सुन कनक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। दोनों ही ऑप्शन उसे बहुत अजीब लग रहे थे। वह दिखावे की शादी वंश से नहीं करना चाहती थी, वह अपने सपनों को पूरा करके उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन एक असली शादी करना चाहती थी, ना कि नकली। और दूसरा ऑप्शन उसके लिए और भी अजीब था। अगर उसने वंश की एक भी बात नहीं मानी तो उसे 1 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी, जिसके पास अभी 1 रुपया भी नहीं है। वह 1 करोड़ की पेनल्टी कहाँ से देगी? वंश ने कनक को देखते हुए कनक से कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, वरना मैं तुम्हें हाईवे पर उतार दूंगा। कनक वंश को बहुत कम समझ रही थी। उसे लगा वंश एक अच्छे दिल का इंसान है, इसलिए उसने वंश का दिया हुआ दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया। वंश ने कनक से अपने दूसरे एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया। कनक ने डरते हुए उसके उस एग्रीमेंट पर साइन भी कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाला वक्त उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है। वह जिस वंश राय सिंघानिया को एक अच्छा इंसान समझने की गलती कर रही है, असल में उसी वंश राय सिंघानिया ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कुछ वक्त बाद उन दोनों की कार एक समंदर के पास एक विला के सामने रुकी।
यह एक अकेला विला था जो इस समंदर के पास था। वहाँ कोई और मेंशन या विला नहीं था। वंश अपनी आंखों पर चश्मा लगाते हुए कार से बाहर आकर खड़ा हो गया। कनक कार से बाहर उतरकर वंश के पीछे खड़ी हो गई। वंश ने कनक से कहा, अब से तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, इसलिए मेरे पीछे भी नहीं और मेरे आगे भी नहीं, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। वंश जैसा कहता गया कनक वैसा करती गई। दोनों जैसे ही उस विला के अंदर गए तभी कनक रूहान से टकरा गई। रूहान जो गिरने को हुआ था, कनक ने उसे पकड़ लिया। तभी पीछे से लूसा ने आते हुए कहा, लिटिल बॉस, सोने का वक्त हो गया है, मस्ती मत करे वरना बॉस गुस्सा करेंगे। लूसा और रूहान को देख कनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। कनक को याद आया कि यह वही बच्चा और वही लड़की है जो उस दिन जंगल की गुफा में थे। कनक की पूरी बॉडी डर की वजह से कांपने लगी थी। लूसा कनक को देख हैरान थी। कनक वंश के सामने खड़ी होते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे उठाते हुए वंश के आधे चेहरे पर रखा, जिससे सिर्फ वंश की आंखें दिख रही थी। वंश की ब्राउन आंखें देख कनक पूरी तरह से शॉक हो गई। उसके कदम अपने आप पीछे हो गए। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। वंश ने अपनी कोल्ड आवाज़ में रूहान से कहा, अंदर जाओ रूहान। वंश की बात सुन वंश से पूछा, क्या हुआ वंश, तुम मुझे ऐसे अंदर क्यों भेज रहे हो? रूहान का सवाल सुन वंश ने रूहान से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रूहान कि मुझसे सवाल मत किया करो, अंदर जाओ और अब कोई सवाल नहीं। वंश को गुस्से में देख रूहान बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कनक वंश को देखते हुए कांपते हुए वंश से पूछा, इसका मतलब है कि अब तक जो भी मेरे साथ हो रहा है वह सब आपने किया है सर? कनक की बात सुन वंश कनक की बातों को इग्नोर कर कनक के साइड से जाने लगा तो कनक वंश की कलाई पकड़कर डरते हुए वंश से कहा, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए सर। क्या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह सब आपने किया है? कनक के इस तरह हाथ पकड़ने से वंश ने एक झटके से कनक के हाथों को झटक दिया। वंश के इस तरह झटकने से कनक जमीन पर गिर गई। वंश कनक के पास जमीन पर बैठते हुए कनक के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कनक से कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है वह सब मैंने किया है और यह अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए आगे से मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कोई मुझसे सवाल करे। कनक के आंखों से आंसू गिर रहा था। कनक वंश के उसी हाथ को पकड़ा जिस हाथ से वंश ने कनक के जबड़े को कसकर पकड़ा था। कनक ने वंश से कहा, झूठ कह रहे हैं ना सर, आप तो एक अच्छे इंसान हैं, आप कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरा प्यार मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकता। मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप एक बार कहिए सर कि आपने यह सब नहीं किया है। कनक की बात सुन वंश ने कनक को एक झटके से छोड़ते हुए कनक से कहा, तुमने सही कहा, मैं किसी लड़की के साथ यह सब नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारे साथ यह सब कर सकता हूँ और इससे बुरा भी करूँगा, जिसकी वजह है तुम्हारा कमीना बाप। अपने पापा के बारे में ऐसा सुन कनक अपने आंसुओं को साफ कर वंश से कहा, बस बहुत हुआ सर, आप मेरे पापा को गाली नहीं दे सकते। आखिर आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिला? वंश लिविंग एरिया में लगे एक बड़ी सी पोर्ट्रेट को देखते हुए कहा, सुकून। मैंने अभी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है, मैं कल से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना शुरू करूँगा। मैंने तो तुम्हारे पापा को सिर्फ गाली दी है। जिस दिन तुम्हें अपने पापा का सच पता चलेगा तुम उनकी जान लेना चाहोगी। वंश की बात सुन कनक वंश के सामने खड़े होते हुए वंश से कहा, बस बहुत हुआ आपका। सर, मैं नहीं जानती आप किस सच के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, वह एक अच्छे इंसान है। आपने इन 3 दिनों में मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है सर। मैं आपके साथ जॉब करने के सपने देखती थी, आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीने की सपने देखती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने जिससे प्यार किया वह मेरी ज़िंदगी को 3 दिन में जहन्नुम बना देगा। मेरा प्यार मेरे लिए जहर बन जाएगा। अगर आप में इंसानियत नहीं थी तो कम से कम यह सोचते कि आप एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक लड़की के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता और आपने मुझसे वही छीन लिया। आपने मुझे एक एस्कॉर्ट गर्ल बना दिया जिसे लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। यह सब करके आपको क्या मिला सर? आप इतने घटिया होंगे मुझे पता नहीं था। और आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं?
कुछ और भी बचा है मेरे साथ करने के लिए। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। कनक ने इतना ही कहा था कि वंश कनक के बालों को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कनक के चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर कनक की आंखों में आंखें डालकर कनक से कहा, तुम्हें मरने का भी हक नहीं है। मौत को तुम्हारे पास आने से पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक मैं तुम्हारे बाप को पूरी तरह से बर्बाद नहीं करता तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक खरोच भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। समझ में आया तुम्हें? तुम अपने बाप की बहुत कीमती चीज़ हो। तुम्हारा बाप तुमसे बहुत प्यार करता है। वह तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। इसलिए तो मैंने तुम्हें अपना टारगेट बनाया है। अब तुम वह सब काम करोगी जो तुम्हारे बाप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना कहकर वंश ने बेरहमी से कनक को खुद से दूर धक्का दे दिया। कनक जमीन पर गिर गई, जिससे उसके पैरों में चोट आ गई, जिससे कनक की हल्की सी चीख निकल गई। कनक की चीख सुन लूसा जैसे ही कनक के पास जाने को हुई, वंश अपने हाथों को दिखाकर लूसा को रोकते हुए कहा, इसके साथ कोई हमदर्दी नहीं होगी। इसके साथ एक दुश्मन की तरह पेश आया जाएगा। इतना कहकर वंश कनक का शोल्डर पकड़कर कनक को जबरदस्ती उठाते हुए अपने साथ ले जाने लगा। कनक से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पैरों में मोच आ गई थी। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वंश को कनक का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। वंश कनक को एक कमरे के पास लाकर कनक को उस कमरे में धक्का दे दिया और बाहर से उस रूम के डोर पर लॉक लगा दिया। उस रूम में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। उस रूम में जगह जगह कॉकरोच थे। कनक अंदर से चीखने लगी। वह अंदर से जोर जोर से चिल्ला रही थी, दरवाज़ा खुलवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वंश को कनक की जैसे कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। कनक डोर से सटकर अपने पैरों को समेटकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।